नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है 20 बहुविकल्पी प्रश्न। हम इस क्लास में वही बहुविकल्पी लाए हैं जो कि प्रतिवर्ष आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब की बारी भी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग इस क्लास को अगर तैयार करके चले जाते हैं, यानी आप अगर इस क्लास को तैयार करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले 20 बहुविकल्पी आपसे नहीं छूटने वाले हैं। तो हम इस क्लास में वही बहुविकल्पी लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग इस बहुविकल्पी को पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसी क्लास में याद भी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो पहले बहुविकल्पी कौन सा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। पहला ही देखिए, पहला बहुविकल्पी है जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का वाला अधिकारी कौन था। यानी जलियांवाला बाग में गोली चलवाने वाला अधिकारी कौन था। जलियांवाला बाग में जिसमें रॉयलेट एक्ट के खिलाफ लोग विरोध कर रहे थे, अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग रॉयलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसमें जनरल डायर जो था वो पहुंच के और गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे कि सैकड़ों निहत्थे भारतीय मारे जाते हैं। सैकड़ों क्या हजारों निहत्थे भारतीय मारे जाते हैं। यह घटना बहुत दुखद है और इसी घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। मतलब जो जलियांवाला बाग की घटना थी उससे भी थोड़ा सा प्रेरित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण क्या था, तो आप लोग बताएंगे कि खिलाफत आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण था। अभी देखिए इसमें क्या बोला है, जलियांवाला बाग में गोली चलवाने वाला अधिकारी कौन था। लॉर्ड इरविन नहीं था, लॉर्ड डलहौजी नहीं था, जनरल डायर, जी हाँ यही दुष्ट व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। मतलब इतने अच्छे से तो नाम इसका लेंगे नहीं, ये दुष्ट व्यक्ति था जिसने निहत्थे भारतीयों पे गोली चलाने का आदेश दिया था। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अभी देखिए इसमें देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारक क्या था। असहयोग आंदोलन जिससे गांधी जी ने चलाया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था जिसमें कि लोग जितने भी अंग्रेजों के सहयोग में थे या जो भी भारतीय अंग्रेजों के यहाँ काम कर रहे थे वो अंग्रेजों का काम छोड़ दिए। जो भी भारतीय टीचर थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। यानी अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए गांधी जी ने देशवासियों से आह्वान किया और देशवासियों ने भी गांधी जी की बातों को बहुत अच्छे से माना और अंग्रेजों का समर्थन करना छोड़ दिया। यानी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था, किस चीज से गांधी जी ने प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन चलाया। तो जलियांवाला बाग क्या, रॉयलेट एक्ट आने से जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर पहुंच गोली चलाने का आदेश देता है। इसका भी असर गांधी जी के दिमाग में था कि हाँ जलियांवाला बाग में हमारे देशवासियों को जो जनरल डायर है उसने गोलियों से भून डाला है। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो है वो मेन उद्देश्य था असहयोग आंदोलन चलाने का। खिलाफत आंदोलन में जो कि मुसलमान भाइयों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसमें वो तुर्की में उनके खलीफा पे जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ यहाँ भारत में लोग जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और इसी को देखते हुए गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके और साथ में अंग्रेजों का सामना करें। अभी हम लोग देखते हैं, ये भी आप लोगों को याद हो चुका, साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन एक ऐसी कमेटी थी जो कि भारत में हो रहे दंगे प्रसाद की जांच करने आई थी। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका भी विरोध हुआ, जिसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया। और उसमें कौन था, एक मतलब अंग्रेजी सैनिक था, उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा है, उसने लाठियों के घातक प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दी। मतलब लाठियों के घातक प्रहार से लाला लाजपत राय को पीटा और उनकी क्या हो गई, कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। तो अभी आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरण चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ उपन्यास के क्या है, लेखक हैं। अभी आगे देखते हैं, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे जो कि दक्षिण अफ्रीका एक
भारतीय व्यापारी का केस लड़ने गए थे, जो कि फिर वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो वो मार्च 1915 में नहीं, जनवरी 1915 में, जी हाँ वो जनवरी 1915 में भारत आए और उसके बाद अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि हमारे देश में, हम अपने भारत देश में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर 28 राज्य में ये क्या पूछा है, संघीय राज्य यानी राज्य कौन सा नहीं है, इन चारों ऑप्शन में राज्य कौन सा नहीं है, एक तो है केंद्र शासित प्रदेश और 28 है राज्य। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, यानी इन चारों ऑप्शनों में से 28 राज्य का कौन सा 28 राज्य में से नहीं है। यानी ओडिशा जो है राज्य है, राजस्थान राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, लेकिन जो चंडीगढ़ है ये राज्य नहीं है। चंडीगढ़ राज्य नहीं है क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इसलिए चंडीगढ़ को राज्य नहीं, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब देख चलते हैं आगे। आशा करते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारे तरीके से याद हो रहे होंगे। तो ऐसे और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आगे देखते हैं चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या है, चौरी चौरा जो कांड है वो गोरखपुर जिले, जहां से हम पढ़ा रहे हैं, यानी हम भी कहां के हैं, गोरखपुर के हैं। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पे कुछ प्रदर्शनकारी जो थे असहयोग आंदोलन का मतलब विरोध कर रहे थे, असहयोग आंदोलन को को आगे बढ़ा रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो इसके मतलब समर्थन में कुछ भारतीय प्रदर्शनकारी क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसको देखते हुए पुलिसकर्मी जो थे, जो अंग्रेजी शासन के साथ थे, वो उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने लगे, जिससे कि वो सोचे कि जो गोरखपुर के प्रदर्शनकारी हैं वो भग जाएंगे। लेकिन यह अंग्रेजी सरकार यह भूल चुकी थी कि यह गोरखपुर के प्रदर्शनकारी हैं। गोरखपुर के प्रदर्शनकारी जो है उल्टा उनको पुलिस वालों को दौड़ा लिए और पुलिस वाले जाके थाने में अपने आप को लॉक कर लिए। अब बोले कि अब कैसे बताइए, अब हमको क्या करेंगे। वो लोग तो अपने अंदर को लॉक कर लिए। तो जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे वो बोले कि अब क्या करेंगे हमारे लिए, हम तो अब अंदर आ गए। तो वो जो भारतीय थे यानी गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने क्या कहा कि लाओ हुरहा फूका जाए, और पूरे थाने को क्या कर दिया, फूक दिया मींस आग के हवाले कर दिया। इसमें 25 से 30 पुलिसकर्मी जो है वो जल के राख हो गए और इससे अंग्रेजी सरकार जो है वो डगमगाने लगी, और डगमाने का मतलब डर गई। और इसको देखते हुए, चौरी चौरा कांड को देखते हुए, गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी गांधी जी ने कहा कि मैंने यह आंदोलन क्या किया था, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं किया था, यानी क्या हिंसा के रूप में नहीं किया था, इसको शांतिपूर्वक ले जाना था। लेकिन चौरी चौरा में जो लोग थे उन्होंने हिंसा करके पुलिसकर्मियों को फूंक दिया, उन्होंने उनका हुरहा फूंक दिया। इसीलिए इस चलते गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ, जो कि गोरखपुर में हुआ, कब हुआ, 1920, 1921 नहीं, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा में जो कांड हुआ, थाने को जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने क्या किया, फूंक दिया, हुरहा फूंक दिया। यानी मतलब उसमें जितने भी अंग्रेजी सिपाही थे वो लोग अंदर भागे और इन्होंने बाहर से मिट्टी का तेल गिराया और पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया। तो अब देखते हैं आगे, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका हिटलर की नहीं थी, बिस्मार्क की थी। बिस्मार्क जो है वो लौह और रक्त और लौह की नीति अपनाया, जिसमें कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। कौन, बिस्मार्क। अब आगे चलते हैं, इसमें 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। यानी जब 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, क्या फ्रांस की क्रांति हो गई, नेपोलियन का उदय हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ, नहीं, निरंकुश राजतंत्र समाप्त हुआ और फ्रांस की क्रांति हो गई। कब, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। अब चलते हैं आगे, बहुत ही तेजी से नहीं लेकिन बहुत ही एकदम मतलब बेसिक से आपको बता रहे हैं, पूरा कहानी की तरह बताते जाएंगे। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसानी से करते चले जाएंगे और आप अपने रिजल्ट में 20 नंबर तो ऐसे ही आंख बंद करते ही जोड़ लेंगे। अब देखिए, किस देश का विकास आधारित है, किसी देश का विकास किस चीजों पे आधारित होता है। यदि आपको किसी देश का विकास नापना है तो आप उस देश की किस किस चीजों को देखेंगे। पहले तो देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, यानी उस देश के जो लोग हैं वो कितना आय लोग कमा रहे हैं, यानी एक व्यक्ति पे कितना आय आ रहा है, कितना पैसा वो कमा रहा है।
औसत साक्षरता दर, यदि किसी देश में कोई विकसित देश है तो उसमें जितने भी लोग रहेंगे वो साक्षर रहेंगे, वो क्या रहेंगे, साक्षर रहेंगे। अभी हमारे देश में बिहार जो है वो साक्षरता के रेट में सबसे नीचे, और जो केरल है वो साक्षरता दर पे सबसे ऊपर बैठा है। लोगों का स्वास्थ्य जी, अगर कोई विकसित देश रहेगा तो वो अपने लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं बहुत अच्छे से मुहैया कराएगा और बहुत ही अच्छी वहां पे स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसमें यानी इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है ये सभी। यानी किसी देश का विकास आधारित है किस पे, ये सभी, यानी लोगों की स्वास्थ्य भी, औसत साक्षरता दर भी, और प्रति व्यक्ति आय भी। प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं औसत आय, यानी ये सभी चीज अगर किसी देश में अच्छी है तो वो देश क्या माना जाएगा, विकसित या विकासशील माना जाएगा। अब देखते हैं आगे, रबी की फसलों के बोने का समय है। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो ये है जून जुलाई में, जून और जुलाई के बीच में, या जून जुलाई में रबी की फसल बोई जाती है। अब चलते हैं आगे, इसमें देखिए भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या है, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी, 8 अनुसूचियां 22 भाग थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां, जो 8 अनुसूचियां थी उनको बढ़ा के 12 कर दिया गया, और जो 22 भाग थे उनको बढ़ा के 25 कर दिया, यानी 12 अनुसूचियां 25 भाग, और इसके पहले 8 अनुसूचियां और 22 भाग। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, भारतीय संविधान में भाषा को 8वीं अनुसूची, जी यहां पे दिख रहा है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। यहां पे देखिए कौन सा नगर भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इन चारों राज्यों में से कौन सा नगर जो है वो भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली है क्या, नहीं। लखनऊ नहीं, भोपाल नहीं, मुंबई जो है वो भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे शायद कलर चेंज हो गया, अभी रुक जाइए। हाँ अभी देखिए, दिल्ली नहीं, लखनऊ नहीं, भोपाल नहीं, मुंबई जो है वो भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी यहीं से जो मतलब बहुत सारे औद्योगिक जो है कारखाने या फैक्ट्रियां या बाहर से आयात निर्यात होता है। अभी आगे देखते हैं, इसमें से देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हम करा रहे हैं। इसको आप लोग बहुत आसानी से याद भी कर रहे हैं और इसको कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अगर एग्जाम समय में आप जा रहे हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है। अब देखिए हमारे संविधान के अनुसार शक्तियों का जो विभाजन है, यही राजनीतिक शक्तियां हैं, उनका विभाजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बहुत ही सरलता से किया गया है। इसके लिए 3 सूचियों का प्रावधान है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, संघ सूची में केंद्र सरकार का मतलब मोदी जी क्या है, अभी केंद्र सरकार है। राज्य सूची में राज्य सरकार यानी योगी जी, और समवर्ती सूची में ये दोनों लोग मिलकर निर्णय ले सकते हैं। केंद्र सूची में नरेंद्र मोदी जी अपना निर्णय लेंगे, इस सूची में जितने भी विषय हैं उसका निर्णय कौन लेगा, केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी। राज्य सूची में योगी जी, समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उसमें योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर योगी जी बोले दाएं जाने के लिए और मोदी जी बोले बाएं जाने के लिए, तो जो संविधान के अनुसार किधर लोग जाएंगे, वो लोग बाएं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी वो केंद्र सरकार में बैठे हैं। और समवर्ती सूची में ये प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मतभेद होता है तो बात किसकी मानी जाएगी, केंद्र सरकार यानी संघ सूची की यानी केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। तो अभी देखिए प्रतिरक्षा नहीं, ये तो किसका है, संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, मुद्रा, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। तभी तो पुलिस वाले राज्य सूची वाले नेता अभिनेता का मतलब चमचागिरी करते रहते हैं। अगर अभी बोल दे किसी आर्मी वाले को, तो आर्मी वाला किसी भी नेता अभिनेता का तू में नहीं सुनेगा, उसको तुरंत टांग ले जाएगा। आएंगे नेता संविधान सुनाने, तो इसीलिए आर्मी वालों से लोग डरते हैं। पुलिस वाले को पास एक भी कॉल आ गया बस ठीक है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, पुलिस, यानी पुलिस जो है वो किस सूची की विषय है, राज्य सूची का विषय है। अभी आगे देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, यानी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपका 1992 यानी 1992 में, 14 जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 14 जून 1992 में।
अब आगे चलते हैं, सलाल बांध किस नदी पे बना है? सलाल बांध जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बनाया गया है। सलाल बांध जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे बनाया गया है। अब देखते हैं आगे, पृथ्वी पर मृदा पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। मृदा अपर्दन का साधन जो है वो हिमनद है। हिमनद जो हिमालय से नदियां बहती हैं, उसके साथ बहुत सारी मिट्टियां जो है पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं और इसी को बोलते हैं मृदा अपर्दन। ये पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है हिमनद। हिमनद जो है वो मृदा अपर्दन का साधन है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो हम लोग आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटे थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में जो जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, जिन चीजों का निर्माण प्राकृतिक से किया जा रहा है वो आ जाएंगे प्रथम श्रेणी में, और जिन चीजों का आविष्कार हम लोग फैक्ट्रियों में ले जाके कर रहे हैं वो आ जाएंगे द्वितीयक में, और जहां पे न किसी वस्तु का निर्माण और न ही प्रकृति का बस सेवा दिया जा रहा है वो लोग आ जाएंगे तृतीयक में। यानी प्राथमिक में दुग्ध उत्पादन हम लोग किससे मदद ले रहे हैं? प्राकृतिक से मदद ले रहे हैं। यानी दुग्ध उत्पादन जो है वो कहां आ जाएगा? प्राथमिक उत्पादन क्रिया में आ जाएगा। द्वितीय उत्पादन क्रिया में पनीर का निर्माण करके अमूल कंपनी ने पनीर मतलब उसको पैक कर दिया कंपनी वाले, वो किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। और तृतीयक में सेवा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम ना कोई वस्तु आपको दे रहे हैं, ना मतलब किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं, हमारी कोई वस्तु नहीं निर्माण कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम आ जाएंगे तृतीयक में। यानी प्राकृतिक का सहयोग लेकर कोई किसी वस्तु का उत्पादन हुआ प्राथमिक में, द्वितीयक में प्राथमिक से लिए गेहूं लिए किसान से, हम बिस्किट बना दिए, ये किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। इसको प्राथमिक को बोलते हैं प्राकृतिक, द्वितीयक को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। यानी इसमें बस सेवा दिया जाता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा तृतीयक में है। सबसे ज्यादा आर्थिक जो पैसा है वो तृतीयक सेक्टर में है। लेकिन भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज्यादा लोग कहां लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अभी आगे देखते हैं, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस चीज पे? महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पे, तकनीकी पे, इनमें से किसी पर नहीं। कृषि क्षेत्र पे, कृषि क्षेत्र पे जो है महामंदी का बुरा असर पड़ा था, जिसमें कि किसानों की आय घट गई थी और किसानों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन किया, लेकिन खरीदार न होने के कारण उनकी फसल क्या हो गई? सड़ गई। अब आगे देखते हैं, इसमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन था? यह कथन किसका था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन था। अब देखते हैं आगे, सॉरी अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। ये बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा नारा दिया था? उनका नारा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे और इसी क्लास में आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो गए होंगे। तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।